हाय माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं अभिनव और आज हम लोग आईसीएसई बोर्ड ने जो स्पेसिमेन पेपर रिलीज़ किया है 2021-22 सेमेस्टर 2 एग्ज़ाम्स के लिए, उस पेपर को आज हम सॉल्व करने वाले हैं। अब पेपर का सॉल्यूशन मैं थोड़ा सा डिटेल में समझाऊंगा, बहुत अच्छे से उसको प्रॉपर तरीके से, ताकि आप सॉल्व कर सकें या उसी के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन आए तो आप लोग इजीली सॉल्व कर सकें। इसीलिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसी कारण से मैंने इसको 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है। जैसे कि हमारे आईसीएसई बोर्ड का जिस तरह का अपने को पेपर आने वाला है, उस पेपर के अंदर भी 3 सेक्शंस हैं। लेट्स सी, स्ट्रेट फॉरवर्ड देखते हैं। ये आईएससी बोर्ड में अपने को सेमेस्टर 2 एग्जाम का स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर दिख रहा है। ये 35 मार्क्स का है टोटल। 35 मार्क्स, हमें 1.5 आवर्स के अंदर इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है, जो बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगा। इसमें 3 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। ठीक है, हम लोग सबसे पहले इस वाले वीडियो में सेक्शन ए सॉल्व करने वाले हैं। आपको सेक्शन बी के लिए सॉल्यूशन देखना है तो मेरा नेक्स्ट वीडियो जो इसी के डिस्क्रिप्शन के अंदर या इसी वीडियो के एंड में आपको दिख जाएगा, और ऐसे ही उसके बाद सेक्शन सी मिलेगा। ठीक है, सो लेट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टार्ट विद सेक्शन ए। सेक्शन ए हमारा 7 मार्क्स का है। सेक्शन बी जो है इट विल बी ऑफ 8 मार्क्स। 7 एंड 8 15 मार्क्स का टोटल ए एंड बी सेक्शंस हुआ, जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस ही हैं बेसिकली। 1 मार्क्स 2 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे ये सब। इसके बाद सेक्शन सी जो रहेगा, यहाँ पे आपको प्रोग्राम्स बनाने हैं। ये टोटल 20 मार्क्स का रहेगा। इसमें 6 मार्क्स के 2 प्रोग्राम्स अपने को बनाने हैं, और एक प्रोग्राम 8 मार्क्स के, उसमें 2 पार्ट्स मिल जाएंगे अपने को 4 मार्क्स के। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन ए। सेक्शन ए को हम स्टार्ट कर रहे हैं। सेक्शन ए के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन, द कीवर्ड used by a class to acquire the properties of an interface। एक इंटरफेस के अंदर जो भी आपने, जब भी इंटरफेस को डिफाइन किया गया, उसके अंदर जो भी प्रॉपर्टीज थी, उसकी प्रॉपर्टीज बोले तो उसके अंदर कुछ कॉन्स्टेंट्स हो सकते हैं, उसके अंदर कुछ मेथड के प्रोटोटाइप्स हो सकते हैं। वो सारी चीज़ों को आप अपनी किसी क्लास के अंदर जब उसको लेके आना होता है, जब उसको एक्वायर करती है कोई क्लास, तो उसको एक्वायर करवाने के लिए हम किस कीवर्ड का यूज़ करते हैं। सो बेसिकली एक चीज़ ध्यान रखें, इंटरफेस को जब भी कोई क्लास एक्वायर करेगी इंटरफेस की प्रॉपर्टीज, तो हमेशा वो क्लास उस इंटरफेस के अंदर जो अधूरी डेफिनेशंस हैं, इनकम्प्लीट डेफिनेशंस हैं, क्योंकि वहां से प्रोटोटाइप्स हैं मेथड के, उन प्रोटोटाइप्स को आप अपनी क्लास के अंदर इंप्लीमेंट करोगे, फुल्ली डिफाइन करोगे उसको। तो इसलिए उसके लिए वर्ड यूज करते हैं इंप्लीमेंट करना। ठीक है, तो उसी चीज के लिए जावा के अंदर हमको कीवर्ड भी वही दिया गया है, इंप्लीमेंट्स। Implements is the keyword which will be used to implement an interface in a class। एक क्लास कितने भी इंटरफेसेस को इंप्लीमेंट कर सकती है। फिलहाल हमारा क्वेश्चन सिर्फ इतना सा था, तो हमको ये चीज समझ में आ गई कि इसका आंसर है बी वाला, जो है implements, the keyword used by a class to acquire the properties of an interface। ओके, इंपोर्ट नहीं, क्योंकि इंपोर्ट का यूज होता है किसी दूसरे पैकेज की क्लास को अगर हम अपने प्रोग्राम में यूज करना चाहते हैं। किसी दूसरे पैकेज की क्लास को हम, अगर क्लास या इंटरफेस को हम अपने क्लास के अंदर, अपने प्रोग्राम के अंदर यूज करना चाहते हैं, तो हमें इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखना पड़ता है। जैसे हम स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करके लेके आते हैं, बिकॉज स्कैनर क्लास इज पार्ट ऑफ अ java.util पैकेज। इसके बाद हमारे पास में है एक्सटेंड्स। एक्सटेंड्स का काम होता है जब किसी एक क्लास की प्रॉपर्टीज दूसरी क्लास एक्वायर करती है, तो वहां पे हमें एक्सटेंड कीवर्ड का यूज करके ये काम कराना पड़ता है। एक्सटेंड्स सुपर क्लास और सब क्लास वाले कॉन्सेप्ट के लिए काम में आता है। ठीक है, इनहेरिटेंस के लिए काम में आता है। इंक्लूड, इंक्लूड कीवर्ड हमारे इसमें नहीं है। यहाँ पे जावा में देयर इज नो इंक्लूड कीवर्ड। ये जो है हमारे सिर्फ ये 3 थे, तो इसमें जो बेस्ट सुटेबल आंसर वाज इंप्लीमेंट्स। अच्छा, एक चीज आप दोस्तों सभी लोग ध्यान रखिएगा इस बात का, कि जब भी आपको क्वेश्चन के अंदर, बहुत ध्यान से पहले क्वेश्चन पढ़िएगा और चारों उसके ऑप्शंस देखिएगा। सबसे पहले लेवल पे तो ये ट्राई करिएगा कि अगर आपको एग्जैक्ट आंसर मिल रहा है तो उसको टिक कर दें। अगर एग्जैक्ट आंसर आप नहीं पता कर पा रहे हैं तो पहले रॉन्ग आंसर्स एलिमिनेट कर दें। लास्ट में जो बेस्ट सुटेबल आंसर आपको दिख रहा हो उसको टिक कर दिया जाए। ठीक है, एलिमिनेशन बहुत अच्छा तरीका है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ओके, लेट्स मूव टू द सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड सेक्शन है, द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू मेक मैनी फॉर्म्स इज नोन एज। अब जब भी मैनी वाला वर्ड अगर आपको कहीं देखने को मिल जाए, मैनी फॉर्म्स की बात की जाए, तो आपके दिमाग में एक ही चीज आना चाहिए, दैट इज पॉली। पॉली मीन्स मैनी।
तो यहाँ पे पॉली से रिलेटेड क्या चीज है, तो दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स में से एक कॉन्सेप्ट है, और जावा, बिकॉज जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट सपोर्ट्स ऑल दी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स, सारे कॉन्सेप्ट्स को वो सपोर्ट करती है। तो उसी तरीके से वो पॉलीमॉर्फिज्म भी सपोर्ट करती है, इनहेरिटेंस भी करती है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, ओवरराइडिंग, ये सब सपोर्ट करती है। ये सारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं। लेकिन हमारा क्वेश्चन था कि ऑब्जेक्ट, द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू टेक मेनी फॉर्म्स, तो यहाँ पे द बेस्ट सुटेबल आंसर इज पॉलीमॉर्फिज्म। इट्स नॉट इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस में तो आप एक क्लास की प्रॉपर्टीज दूसरी क्लास डिराइव करके लेके आती है। डेटा एब्स्ट्रैक्शन, डेटा एब्स्ट्रैक्शन मतलब कि किसी ऑब्जेक्ट, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट को आपको जब अपने प्रोग्राम में या जावा के अंदर रिप्रेजेंट करना होता है, तो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट को हम ऐसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते बिकॉज उसकी इनफाइनाइट प्रॉपर्टीज होती हैं। तो हम क्या करते हैं, हम वहां एब्स्ट्रैक्शन लगाते हैं, सिर्फ काम की प्रॉपर्टीज को एब्स्ट्रैक्ट करके, सिर्फ काम की जितनी चीजें हमें अभी हमारे प्रोग्राम में काम में आने वाली है, सिर्फ उतनी प्रॉपर्टीज को हम उस क्लास के अंदर एज अ डेटा मेंबर्स डिफाइन करते हैं। सो दिस इज नोन एज डेटा एब्स्ट्रैक्शन। ओके, ओवरराइडिंग, ओवरराइड करना मतलब कि जैसे आपने एक क्लास के अंदर दो मेथड्स बनाई, उन दोनों मेथड्स के नाम सेम है, तो दिस इज मेथड ओवरलोडिंग। लेकिन आपने इनहेरिटेंस यूज करा है, और एक सुपर क्लास है और एक सब क्लास है। सुपर क्लास के अंदर एक मेथड बनी हुई है जिसका प्रोटोटाइप है, प्रोटोटाइप जो भी XYZ उसका प्रोटोटाइप है, आपने सेम वैसी की वैसी क्लास सब क्लास के अंदर भी बना दी। नॉट आपने उसके अंदर कुछ भी चीज चेंज नहीं करी है, ऐसी की ऐसी क्लास बनाई है। मतलब इवन द नेम एज वेल एज द पैरामीटर लिस्ट शुड बी सेम। क्या बोला मैंने, आपकी सुपर क्लास के अंदर जो मेथड बनी है, उस मेथड का प्रोटोटाइप देखिए, उसमें जितने पैरामीटर्स हैं, जिस टाइप के पैरामीटर्स हैं, और उस मेथड का जो नाम है, सेम वैसे की वैसी उसी नाम से मेथड सुपर क्लास की मेथड सब क्लास में भी डिफाइन करी आपने विद द सेम टाइप एंड नंबर ऑफ पैरामीटर्स, देन इट विल बी नोन एज ओवरराइडिंग। तो यहाँ पे कहीं पे भी अभी हमने इन तीनों में समझा, इन तीनों में कहीं भी ऑब्जेक्ट मेनी फॉर्म्स नहीं ले रहा है, लेकिन पॉलीमॉर्फिज्म इज द वे जिसका यूज करके ऑब्जेक्ट, द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू टेक मेनी फॉर्म्स, जहां पे ऑब्जेक्ट अलग अलग फॉर्म्स ले सकता है। आप किस ऑब्जेक्ट के ऊपर मेथड कॉल कर रहे हो, या आपकी इसकी डिटेलिंग अपने को देखनी पड़ेगी थोड़ा सा, या डायनेमिक बाइंडिंग वाला कॉन्सेप्ट क्योंकि यूज में आता है, मैं उतनी डिटेल में अभी नहीं ले जाना चाहता आपको, क्योंकि उतनी डिटेल में कभी क्वेश्चन पूछने भी नहीं है आपसे। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि एक हमारे पास में एक रेफरेंस वेरिएबल है, सुपर क्लास का एक रेफरेंस वेरिएबल है, इट कैन पॉइंट टू सब क्लास के ऑब्जेक्ट्स आल्सो। एक सुपर क्लास का रेफरेंस वेरिएबल सब क्लास के ऑब्जेक्ट्स भी पॉइंट कर सकता है। ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है कि नहीं, आई डोंट नो, मैंने तो क्लास के अंदर मेरे स्टूडेंट्स को ये सब कॉन्सेप्ट पढ़ाए हुए हैं। आई बिलीव माई स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। सो जब अपनी एक सुपर क्लास का रेफरेंस वेरिएबल किसी भी सब क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर सकता है, वी डोंट नो कि अभी फिलहाल में ये सुपर क्लास का ऑब्जेक्ट किस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। तो जब भी हम इस रेफरेंस वेरिएबल के ऊपर किसी पर्टिकुलर मेथड को कॉल करते हैं, तो वहां पे ये पॉलीमॉर्फिज्म वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। वहां पे जेवीएम पीछे अपने आप पता करता है कि ये रेफरेंस वेरिएबल किस ऑब्जेक्ट के किस क्लास के, किस सब क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, उस टाइप की मेथड को वो कॉल कर लेगा। सो दैट्स वाई यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट यूज में आता है, दैट इज जो फिनोमिना जो यहाँ पे हो रहा है, दैट विल बी नोन एज पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, सो द आंसर फॉर द सेकंड वन इज द डी, पॉलीमॉर्फिज्म। मैं इतनी डिटेलिंग में आपको चीजें इसलिए बता रहा हूँ, जरूरी नहीं कि ये का यही क्वेश्चन अपने को एग्जाम के अंदर आ जाए। हमें एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा वो इसके नियर बाय हो सकता है कुछ और क्वेश्चन दिया जाए जिसका सॉल्यूशन इनहेरिटेंस हो इस बार, या डेटा एब्स्ट्रैक्शन उसका आंसर हो, या ओवरराइडिंग आंसर हो। इसलिए आई हैव एक्सप्लेन्ड यू ऑल दीज थिंग्स टुगेदर विद द सॉल्यूशन। सो द आंसर फॉर दिस सेकंड वन इज डी, पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, लेट्स मूव अहेड फॉर द थर्ड वन। अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ये रिकर्शन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन हमें एग्जाम में बनेगा ही। हमें यहाँ पता करने की कहा गया है कि ये एक मेथड है टॉय, जो एक पैरामीटर एक्सेप्ट करती है और रिटर्न करती है एक वैल्यू। ये जो भी पैरामीटर इसको पास होके आया, इस पैरामीटर के बेसिस पे यहाँ पे कुछ कैलकुलेशंस हो रहे हैं, और अल्टीमेटली हमें पता करना है कि क्या वैल्यू रिटर्न होने वाली है। और इसी के अंदर जो कैलकुलेशंस हो रहे हैं, यहाँ से वापस इसी मेथड को कॉल किया गया है n को डिवाइड बाय 10 करवा के। मतलब n की वैल्यू हर बार किसी तरीके से मॉडिफाई हो रही है, चेंज हो रही है, कम होती जा रही है, एंड में जाके किसी तरीके से वो 0 हो जाएगी, क्योंकि डिवाइड बाय 10 कर रहे हैं हम लोग। सॉरी, एंड में जाके वो वैल्यू 0 बनने वाली है
जब भी हम डिवीजन करते हैं लास्ट में अगर सिर्फ सिंगल डिजिट है और उसको आप डिवाइड करोगे तो यू विल गेट ओनली 0, तो ये वैल्यू जब भी 0 हो जाएगी तब ये रिकर्शन रुक जाएगा। दैट विल बी आवर बेस कंडीशन। यहाँ पे बेस कंडीशन, रिकर्शन की बेस कंडीशन यहीं पे दे रखी है। जब तक ये बेस कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तब तक रिकर्शन चलता जाता है, और जब जैसे ही ये बेस कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है रिकर्शन रुक जाता है। सो लेट्स सी इसके सॉल्यूशन को हमें देखना है। इसके लिए मुझे व्हाइट बोर्ड ओपन करना पड़ेगा, इसमें हम इसको ट्राई करके देखते हैं कि व्हाट एक्चुअली विल बी हैपनिंग ओवर हियर। सबसे पहली बार जब इस टॉय मेथड को कॉल किया गया तो इस टॉय मेथड को पास हुआ है 56। ये हमको यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है n इज इक्वल टू 56। तो टॉय की वैल्यू 56 के साथ में ये टॉय वाली मेथड कॉल हुई थी। जब ये मेथड कॉल हुई तो अंदर आते से पहले आपने कंडीशन चेक करी, क्या n इज लेस देन इक्वल टू 0? तो अभी n इज नॉट लेस देन इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स है। फॉल्स है मतलब 1 नहीं रिटर्न होगा, 1 के बाद वाली जो चीज है ये रिटर्न होगी। पर इसके अंदर से तो खुद मेथड कॉल हो रखा है, तो आप ऐसे के ऐसे पहले इस चीज को यहाँ पे नोट डाउन कर दें। व्हाट वी आर बेसिकली डूइंग इज, पहले मैं यहाँ पे ऊपर लिख रहा हूँ स्टेटमेंट n mod 10 प्लस टॉय n डिवाइडेड बाय 10। अब यहाँ पे हम लोग अभी क्या कॉल कर रहे हैं, n की वैल्यू 56 है तो यहाँ आपको लिखना है 56 mod 10। 56 mod 10 को मैं पहले ही सॉल्व कर देता हूँ। मॉड का मतलब होता है जब भी 10 से डिवाइड करोगे 56 को तो रिमाइंडर क्या बचेगा, तो 10 से किसी भी नंबर को डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर हमेशा लास्ट का डिजिट मिलता है, सो दैट इज बेसिकली 6। प्लस अब अपन इस मेथड को कॉल करेंगे टॉय को, और इस बार टॉय को जब कॉल करोगे तो n डिवाइडेड बाय 10 से करना है। जब भी किसी नंबर को 10 से डिवाइड किया जाता है, जैसे कि हम ये 56 है हमारे पास, 56 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे हिसाब से आंसर आता है 5.6, लेकिन यहाँ पे आंसर आएगा सिर्फ 5 बिकॉज 56 इज एन इंटीजर वैल्यू, 10 इज ऑल्सो एन इंटीजर वैल्यू, और जावा के अंदर डिवीजन इसी तरीके से होता है। सो 56 डिवाइडेड बाय 10 वी वोंट गेट 5.6 बट वी विल गेट 5 बिकॉज द आंसर शुड बी एन इंटीजर वैल्यू। ठीक है, तो हमें यहाँ पे आंसर में मिला 5, तो हमने टॉय को पास करा 5 अब के। ठीक है, अभी क्या रिटर्न होने वाला है अल्टीमेटली उस चीज को भी थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं, क्योंकि अभी हमें ये वापस से टॉय वाली मेथड कॉल करनी है, एंड दिस टाइम विथ 5। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 5 से कॉल हुई। अब जब वो 5 से कॉल हुई तो वापस कंडीशन चेक करी, क्या 5 इज लेस देन इक्वल टू 0? नहीं, तो वापस फॉल्स वाला पोर्शन चलेगा, मतलब n mod 10 वाली साइड आपको लिखनी है। सो यू आर सपोज टू राइट ओवर हियर अगेन, आपके n की वैल्यू 5 है तो आपको लिखना है 5 mod 10। 5 mod 10 मतलब 5 को 10 से डिवाइड करने की कोशिश की जाए तो रिमाइंडर क्या बचेगा, तो 5 इज नॉट डिविजिबल बाय 10 क्योंकि 5 छोटी वैल्यू है, 10 बड़ी वैल्यू है, तो रिमाइंडर में एज इट इज अपने को यहाँ पे 5 मिल गया। अब आपने यहाँ 5 लिखा, प्लस इस बार फिर से टॉय वाली मेथड कॉल होगी विथ 5 डिवाइडेड बाय 10। व्हाट इज 5 डिवाइडेड बाय 10? 5 को 10 से डिवाइड करने की कोशिश करता हूं तो 0.5 आना चाहिए, लेकिन अगेन मैंने कहा था पॉइंट में आंसर नहीं आ सकता, तो ट्रंकेट कर दो पॉइंट के बाद वाली जो भी चीज है, तो आंसर विल बेसिकली बी ओनली 0। आंसर क्या आया? आंसर इज 0। तो टॉय को इस बार कॉल किया गया 0 के साथ में। तो लेट्स मूव अहेड, अभी अपन 0 के पास चलते हैं। अभी कुछ भी रिटर्न नहीं हुआ है, किसी भी मेथड ने भी कुछ भी रिटर्न नहीं करा है, सारी मेथड्स अभी रुकी हुई हैं, अभी अटकी हुई हैं किसी जगह पे। वो एक फंक्शन के स्टैक के ऊपर ये सब स्टैक अप होती जा रही हैं। आपको अगर रिकर्शंस वाला कॉन्सेप्ट आपने ढंग से समझा होगा या पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि मेथड कॉल्स कैसे होते हैं। जब भी मेथड्स को कॉल किया जाता है तो मेथड के कॉल्स को एक स्टैक के ऊपर रख दिया जाता है। जब भी एक मेथड में से दूसरी मेथड कॉल होती है तो जो कॉलिंग फंक्शन, मतलब जिसने भी कॉल किया है किसी फंक्शन को, उस वाले फंक्शन को हमको स्टैक के ऊपर रखना पड़ता है। ठीक है, कॉल्ड फंक्शन जो है वो अभी फिलहाल में एग्जीक्यूट हो रहा है, जैसे ये टॉय, और अभी ये वाला फंक्शन और ये दोनों फंक्शन अभी फिलहाल स्टैक के ऊपर रखे हुए हैं। और स्टैक का मतलब होता है लीफो पैटर्न के ऊपर जो चीज काम करती है। लीफो पैटर्न मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो सबसे पहले जो सबसे आखिरी में जो फंक्शन आपने स्टैक पे रखा होगा वो ये फंक्शन था, और सबसे पहले जो रखा था वो ये है। तो जो सबसे आखिरी में रखा था आपने वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा और सबसे लास्ट वाला बाद में। देखते हैं, अभी देखते जाते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। इसके लिए मैं यहाँ पे अभी रिकर्शन वाला टॉपिक पढ़ाना नहीं शुरू कर रहा आपको। इट्स जस्ट अ क्विक रिवीजन जो आपको हेल्प करेगा बेसिकली एग्जाम के अंदर। इसी पैटर्न पे गारंटीड कुछ ना कुछ क्वेश्चन बनेगा, वो सॉल्व करने में आपको हेल्प कर देगा। तो लेट्स सी, अगर आप डिटेलिंग में नहीं भी जाना चाहें तो देखते हैं पर आगे के क्वेश्चन कुछ इसी चीज के ऊपर बेस्ड हैं, तो मैं जो भी बातें कर रहा हूँ वो सब अभी आपको काम में आने वाला है। ये जो 5th वाला क्वेश्चन है, इसके बाद जो यहाँ पे 7th वाला क्वेश्चन है, सब में आपको इसी चीज़ की हेल्प
रिक्वायर्ड होगी। चलो टॉय वाले फंक्शन को वापस जीरो के साथ में कॉल करते हैं और इस बार n की वैल्यू जीरो है, तो क्या n इज लेस देन इक्वल टू जीरो कंडीशन ट्रू है या फॉल्स? कंडीशन ट्रू है, इस कारण से वो 1 रिटर्न करेगा। अब वापस रिकर्शन के अंदर नहीं उलझेंगे, यहां से क्या रिटर्न होगा, यहां से इट विल रिटर्न 1, और 1 रिटर्न होके कहां जाएगा, 1 रिटर्न होके इस जगह पे सब्सटीट्यूट होगा, इस जगह पे, मतलब यहां पे लिखा जाएगा 5 + 1, 5 + 1 द आंसर विल बी 6, और 6 जाएगा इस वाली जगह पे, यहां पे 6 पहुंचा, और जब यहां पे 6 पहुंचेगा तो यहां लिखिए 6 + 6, सो व्हाट इज 6 + 6, आपको जो भी है वो यहां पे लिखना है, 6 + 6 दैट इज 12, और ये अल्टीमेटली यहां से जिसने भी इसको कॉल करा तो रिटर्न में जाएगा 12। ओके, सो आई बिलीव आपको एक लेवल पे ये चीज समझ में आ रही है। फॉर कंफर्मेशन हम लोग ऐसा कर लेते हैं कि एक बार इस प्रोग्राम को चला के देख लेते हैं, इतना सा कोड है, आपको सिर्फ एक बार इसको एग्जीक्यूट करके देखना है एंड वी विल सी कि ये किस तरह से होने वाला है। ये कोड को मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया है। मैं किसी रीज़न से आईडीज़ यूज़ नहीं करता हूँ, प्रेफर नहीं करता हूँ, क्योंकि बच्चों को ज़्यादा क्लैरिटी आती है विदाउट यूजिंग आईडीज़, और एरर भी बहुत प्रॉपर अपने को पता चल पाते हैं। सो मैंने अभी यहाँ पे कोड ऐसे कैसे कॉपी पेस्ट कर दिया, लेकिन आपको इस टॉय मेथड को एक बार मेन मेथड से कॉल करना पड़ेगा, तभी अपना प्रोग्राम चल पाएगा। आपको अपने सारे क्वेश्चन के अंदर जितने भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में सॉल्व करेंगे उन सब में आपको मेन मेथड बनाना कंपलसरी होनी चाहिए, बिकॉज विदाउट अ मेन मेथड अ प्रोग्राम कैन नॉट एग्जीक्यूट। कोई भी जावा का प्रोग्राम रन नहीं हो सकता जब तक उसमें मेन मेथड ना हो, और इसी कारण से मैं कभी भी आईडीज़ को प्रेफर नहीं करता, क्योंकि आईडीज़ के अंदर वो अलाउ कर देते हैं आपको ऐसे प्रोग्राम्स को भी रन करना जिसमें मेन मेथड नहीं होती, क्योंकि बैकग्राउंड में वो लोग आपके लिए मेन मेथड बना देते हैं, ऑटोमेटिकली जनरेट कर देते हैं वो। सो लेट्स सी, मैं यहाँ पे टॉय वाले फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, और जैसा हमें क्वेश्चन में दिया गया है हम उसी तरीके से इसको कॉल करेंगे। क्वेश्चन में दे हैव गिवन 56, दे हैव पास 56, तो मैं यहाँ पे अभी 56 इसको पास कर रहा हूँ, जो भी वैल्यू रिटर्न में आएगी वो ये मेन मेथड प्रिंट करवा देगी। सो लेट्स कंपाइल एंड रन दी प्रोग्राम, और हमें देखना है कि हमारा आंसर जो हमने कैलकुलेट करा है, द आंसर इज अल्टीमेटली 12, ये 12 अल्टीमेटली रिटर्न होगा। तो देखते हैं कि यहाँ पे 12 रिटर्न होने वाला है कि नहीं। एक्सट्रीमली सॉरी, जो मेथड है मुझे, क्योंकि मेन मेथड में से कॉल कर रहा हूँ, मुझे इसको स्टैटिक बनाना पड़ेगा और या फिर ऑब्जेक्ट बना के कॉल करना पड़ेगा। तो फिलहाल मैं इसको स्टैटिक कर देता हूँ और पब्लिक भी लिख देता हूँ आगे। पब्लिक इज ऑप्शनल, आप ना भी लिखें चलेगा, ठीक है। द आंसर इज 12, अपना फोकस इस चीज़ पे था, अपना सॉल्यूशन जो आने वाला है दैट इज 12, और हमने कैलकुलेट भी वही किया, ये हमारा आंसर आया है यहाँ पे 12। ओके, सो रिकर्शन के थ्रू अपन ने इस प्रोग्राम को सॉल्व करके देखा। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, give me a second, and the next question is write the statement in Java to extract the word miss from the word submission। सबमिशन में से आपको मिस एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। वापस से देखते हैं इसी चीज को। आप यहाँ पे सबमिशन लिखिए सबसे पहले, आपको क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ है, आप टाइम वेस्ट ना करें भले ही, और या फिर अपनी आंसर शीट के अंदर आपको क्वेश्चन पेपर में इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं क्लियरली कि जो भी आपको रफ वर्क करना है, आप जहां भी आंसर लिख रहे हैं उसी जगह पे वहीं पे आप रफ वर्क कर सकते हैं, तो आप वहीं पे करें। सबमिशन, ये सबमिशन जो लिखा है इसमें आप इंडेक्स वैल्यूज डाल दीजिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दीज आर दी इंडेक्स वैल्यूज। उन्होंने बोला है कि आपको सिर्फ मिस को इसके अंदर से एक्सट्रैक्ट करके दिखाना है, ठीक है। मिस को एक्सट्रैक्ट करना है मतलब सबमिशन में MISS ये वाला पोर्शन अपने को इतना इतना एक्सट्रैक्ट करके दिखाना है। अगर इतने पोर्शन को एक्सट्रैक्ट करना है तो एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको इंडेक्स वैल्यू 3 से एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, और जहां तक एक्सट्रैक्ट करना है उसके आगे वाली एक इंडेक्स वैल्यू देनी पड़ती है। मतलब अभी यहाँ पे अपने को सबमिशन में से अगर मिस एक्सट्रैक्ट करना है तो आपको कोड इतना सा लिखना है, आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा सबमिशन डॉट सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग एक मेथड है स्ट्रिंग क्लास की, इसको कॉल किया जाएगा, और इसको आपको दो पैरामीटर्स पास करने हैं, बिगिन इंडेक्स एंड इंडेक्स +1। मतलब बिगिन इंडेक्स है अपना 3, और एंड इंडेक्स जो भी होता है, मतलब जहां तक एक्सट्रैक्ट करना है उससे आगे वाला एक इंडेक्स, दैट इज 7 आपको यहाँ पे लिखना है, और एंड यू विल बी गेटिंग मिस। इस केस में आपको मिस रिटर्न में आ जाएगा।
ओके, सो दिस इज द आंसर फॉर द फोर्थ वन. दिस इज द कोड जो आपको फोर्थ वाले के लिए लिखना है. देन फिफ्थ क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड, लेट्स कम टू फिफ्थ वन. स्टेट द प्रिंसिपल बाय विच द स्टैक डेटा स्ट्रक्चर वर्क्स. स्टैक डेटा स्ट्रक्चर किस तरीके से काम करता है? स्टैक डेटा स्ट्रक्चर बहुत सारी चीज़ों में काम में आता है. जैसे अभी हम ऊपर बात कर रहे थे, मेथड कॉल्स भी स्टैक के थ्रू ही होते हैं. आपके फंक्शन स्टैक एक मेंटेन करा जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू, या जेवीएम समझ लीजिए, वो आपके लिए मेंटेन करेगा फंक्शन स्टैक्स. स्टैक कुछ इस तरह का दिखता है जिसमें 0, 1, 2, ये आप स्टैक फ्रेम्स कह सकते हैं. 3, दिस इज द टॉप फ्रेम, ये फिर सबसे नीचे वाली फ्रेम है 0. इस तरह से स्टैक में जब भी किसी चीज़ को पुश किया जाता है तो हमेशा वो टॉप में पुश होती है. टॉप मतलब जो भी खाली जगह है, टॉप ऑफ स्टैक. टॉप ऑफ स्टैक अभी स्टार्टिंग में हमेशा -1 होता है. जब आप जैसे जैसे इसमें कुछ भी चीज़ पुश करते हैं, जैसे मैंने सबसे पहली बार 10 पुश किया तो 10 यहाँ आ गया. सो यहाँ पे आने के बाद, टॉप ऑफ स्टैक में 10 आने के बाद, अब टॉप ऑफ स्टैक की वैल्यू हो जाती है 0, मतलब आप 0th पोजीशन पे 10 को इंसर्ट करते हो. नेक्स्ट टाइम आपको अगर इसमें इंसर्ट करना है 10 के बाद 20 इंसर्ट करवाना है, 10 इंसर्ट हो गया, आप 20 इंसर्ट करना है, तो पहले टॉप ऑफ स्टैक को बढ़ाया जाता है. टॉप ऑफ स्टैक की वैल्यू बढ़ती है, वो बढ़ के हो गई 1, और इस जगह पे 20 को इंसर्ट किया जाएगा. फिर आपको अब 30 इंसर्ट करना है, पुश करना है, मतलब हम पुश वर्ड यूज करते हैं यहाँ पे. तो अगेन टॉप ऑफ स्टैक को पहले 1 से 2 पे लाया जाएगा और यहाँ पे 30 को इंसर्ट किया जाएगा. मतलब अल्टीमेटली दिस टॉप ऑफ स्टैक, ये जो एक वेरिएबल है या पॉइंटर समझ लें, जो भी है, ये जो भी वेरिएबल है, ये दिस विल ऑलवेज पॉइंट टू दी टॉप ऑफ स्टैक. स्टैक के सबसे टॉप में जो भी वैल्यू पड़ी है उसको पॉइंट करता है. और सबसे टॉप में कौन सी वैल्यू पड़ी होती है? जो हमने सबसे लास्ट में उसके अंदर पुश करी है. ठीक है, जो सबसे लास्ट में पुश हुई, लास्ट में 30 पुश हुआ तो सबसे टॉप में वही पड़ा है. अब पुश करने के बाद, ये तो अपने पुश ऑपरेशंस थे. ऐसे अब अगर आपको इसमें से पॉप करना हो तो पॉप हमेशा पॉप भी टॉप में से होगा. मतलब सबसे पहले 30 बाहर आएगा, उसके बाद 20 बाहर आएगा और उसके बाद 10 बाहर आएगा. इसके रिवर्स ऑर्डर में जो भी. तो जो सबसे लास्ट में आपने इंसर्ट करा था वही सबसे पहले बाहर आया. इसलिए स्टैक किस प्रिंसिपल पे काम करता है? उसे कहते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट. किस प्रिंसिपल पे काम कर रहा है ये? लास्ट इन और फर्स्ट आउट वाले प्रिंसिपल के ऊपर ये काम कर रहा है. इसको हम शॉर्ट में लीफो कहते हैं. लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे बाद में आएगा वो सबसे पहले जाएगा. ये बिल्कुल उसी तरह से जैसे आप शादियों में या पार्टीज में जाते हैं कहीं पे, वहाँ पे प्लेट्स का जो भी प्लेट्स होती हैं अपने डाइनिंग के लिए, वो जो प्लेट्स हैं उन सबका एक स्टैक लगा हुआ होता है. ठीक है, वहाँ पे थप्पी लगी हुई है एक उसकी प्लेट्स की. जब भी कोई पर्सन आता है जिसको प्लेट उठानी है तो वो सबसे टॉप वाली प्लेट को उठाता है. और जब भी प्लेट्स, कुछ नई प्लेट्स रखनी है, उसके ऊपर कुछ धुली हुई, कुछ वॉश्ड, कुछ क्लीन प्लेट्स इसके ऊपर रखी जाती हैं, तो हमेशा वो टॉप में ही रखी जाती हैं. मतलब टॉप में हमेशा जो सबसे बाद में जो भी सबसे नई प्लेट्स रखी गई होंगी वो सबसे टॉप में रखी गई होंगी, और सबसे पहले बाहर भी वही होने वाली है. सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज लास्ट इन फर्स्ट आउट. जो सबसे आखिरी में आप रखोगे वही सबसे पहले बाहर होती है चीज. स्टैक का यही प्रिंसिपल है, स्टैक का यही फंडामेंटल है. ठीक है, सो लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 5 आई बिलीव आपको सिर्फ 1 लाइन में लिखना है तो आप लिख पाओगे. 1 लाइन में आपको इतनी डिटेल एक्सप्लेन नहीं करनी है, ये तो आपके लिए एक्सप्लेनेशन थे. आपको सिर्फ इतना सा एक्सप्लेन करना है इस जगह पे कि इट इज लास्ट, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लास्ट इन फर्स्ट आउट. ठीक है, बस आपको इतना सा लिखना है. इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लास्ट इन फर्स्ट आउट, ब्रैकेट में लीफो लिख दीजिए. दैट्स इट, यू विल गेट 1 मार्क्स फुल. लेट्स कम टू द 6th क्वेश्चन. What is the output of the statement given below? अब ये जो नीचे एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है इसका आउटपुट क्या आने वाला है? यहाँ पे अगेन स्ट्रिंग के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है. स्ट्रिंग के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन में उन्होंने अपने को दिया फैन को कॉन्केट करना है. प्लस ऑपरेटर यहाँ पे ओवरलोडेड है, एडिशन ना करते हुए कॉन्केटिनेशन करेगा बिकॉज दिस इज अ स्ट्रिंग. और आपको ऑटोमेटिक डॉट कैर एट 5 चाहिए. ऑटोमेटिक में से आपको 5th पोजिशन वाला कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करना है. ऑटोमेटिक पहले लिखा जाए, 5th कैरेक्टर नहीं, सॉरी, कैर एट मेथड को आप इंडेक्स वैल्यू पास करते हो तो 5th इंडेक्स पे जो कैरेक्टर है वो एक्सट्रैक्ट करना है आपको. 5th इंडेक्स पे जो कैरेक्टर है क्या है? 0, 1, 2, 3, 4, 5. 5th इंडेक्स पे यू आर गेटिंग ए. तो बेसिकली ए एक कैरेक्टर यहाँ पे अपने पास में आएगा. कैरेक्टर को स्ट्रिंग के साथ में जब अटैच करते हैं तो कैरेक्टर भी स्ट्रिंग बन जाएगा एंड अल्टीमेटली द रिजल्ट विल बी डबल कोट्स में फना. ठीक है, लेकिन अपने को सिर्फ प्रिंट क्या हो रहा है ये लिखना है, तो प्रिंट करते टाइम डबल कोट्स स्क्रीन के ऊपर प्रिंट नहीं होते हैं. सॉरी, आई स्किप्ड
ए। स्क्रीन पे कभी भी डबल कोट्स प्रिंट नहीं होते हैं, तो आपका आउटपुट जो आपको एग्जाम में लिख के आना है दैट इज फना। ठीक है, दिस इज द आंसर फॉर द सिक्स्थ वन। वी कैन डेफिनेटली चेक इट आउट। हम इसको कंपाइल और रन करके भी चेक करके देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसको करा, कोड को यहाँ पे लिखा, सॉरी डिडंट गेट कॉपीड प्रॉपर्ली, कॉपी पेस्टेड, और ऊपर वाले स्टेटमेंट को भी कमेंट में डाल देता हूँ ताकि ये टॉय वाली मेथड ना चले। लेट्स कंपाइल एंड रन द प्रोग्राम एंड द आउटपुट इज फना। ओके, सो हमारा आंसर जो हमें एक्सपेक्टेड था, जिसा हमने कैलकुलेट करा था, फना इज द आंसर। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। गिव वन रीजन व्हाई इटरेशन इज बेटर देन रिकर्शन। एक रीजन बताना है जिसके कारण इटरेशंस बेहतर है रिकर्शन से। एक क्या, बहुत सारे रीजन हम दे सकते हैं। देखो, दोनों के अपने अपने कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। रिकर्शन का सबसे मेन एडवांटेज है कि कुछ बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस बहुत इजीली हो जाते हैं रिकर्शन के थ्रू। जैसे कि मोस्ट प्रिफर्ड थिंग्स आर रिवर्सिंग अ स्ट्रिंग। किसी स्ट्रिंग का रिवर्सल करना हो आपको तो रिकर्शन के थ्रू बहुत अच्छा हो सकता है। और इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन की बात करें, स्ट्रिंग का रिवर्सल तो आप आसान तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कोई कॉम्प्लेक्स चीज जैसे टावर ऑफ हनोई वाली प्रॉब्लम या बाइनरी सर्च वाली प्रॉब्लम, ऐसी चीजों को रिकर्शन के थ्रू सॉल्व करते हैं तो ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि वो प्रॉब्लम्स विदाउट रिकर्शन दे विल बी मोर डिफिकल्ट टू सॉल्व। ओके, बट इटरेशन, अपने को क्वेश्चन दिया गया गिव वन रीजन व्हाई इटरेशन इज बेटर। इटरेशन क्यों बेहतर है? क्योंकि रिकर्शन के कुछ डिसएडवांटेज है। रिकर्शन जब भी चलते हैं तो वो मेथड के अंदर से मेथड को कॉल करते हैं, उसमें से फिर मेथड कॉल होती है, फिर मेथड कॉल होती है, फिर मेथड कॉल होती है, और जितनी बार एक मेथड में से मेथड कॉल होती जाती है, जो पुरानी जो कॉलिंग मेथड्स हैं वो सारी मेथड्स स्टैक के ऊपर जाती है। मतलब फंक्शन कॉल्स हमेशा स्टैक के थ्रू होते हैं। फंक्शन कॉल में जिसका यूज होने वाला है दैट इज अ स्टैक, फंक्शन स्टैक। और फंक्शन स्टैक जो होता है वो रैम के अंदर जगह लेगा, वो मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब आपका प्रोग्राम ज्यादा स्पेस लेगा चलने के लिए, स्टैक फ्रेम्स का अगर यूज करते हैं। सेकेंडली, आपके फंक्शंस के अंदर आपने जितने पैरामीटर्स, जो भी पैरामीटर हैं, जब आप एक फंक्शन में दूसरे फंक्शन को कॉल करोगे तो वापस से वो पैरामीटर डिक्लेयर होगा। जैसे अभी अपने इसी फंक्शन की बात करें, टॉय वाला, इसमें इंट n लिखा हुआ है। ओके, बिकॉज यहाँ पे इंट n लिखा हुआ है तो आप एक पैरामीटर पास कर रहे हो इसको, और ये n नाम का वेरिएबल डिक्लेयर होगा जब जब ये टॉय वाला फंक्शन कॉल होगा। हम इस टॉय वाले फंक्शन को इस रिकर्शन के अंदर कॉल कर चुके हैं नियरली 3 टाइम्स, 1, 2 एंड 3। ये 3 बार कॉल हुआ है, मतलब कि इस n नाम के वेरिएबल को 3 बार रैम के अंदर मेमोरीज मिलेंगी, 3 बार अलग अलग मेमोरी मिली 4 बाइट्स की। तो रिकर्शंस बेसिकली मेमोरी भी कंज्यूम करते हैं, और इसीलिए दे आर अ बिट स्लोअर टू एग्जीक्यूट एज कंपेयर टू इटरेशन। आपको जो इसमें से अच्छे आंसर्स लग रहे हैं वो यहाँ पे आप लिख के आ सकते हैं। तो पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं कि इस रिकर्शंस जो होते हैं वो इटरेशन से ज़्यादा स्पेस लेंगे रैम के अंदर चलने में, और रिकर्शंस जो होंगे वो टाइम भी ज़्यादा लेंगे एज कंपेयर टू इटरेशंस। एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इटरेशन तो फिर भी आप जितनी बार चाहो उतनी बार चला सकते हो। इनफाइनाइट इटरेशन से इनफाइनाइट लूप्स बनते हैं, लेकिन रिकर्शंस इनफाइनाइट नहीं हो सकते। एक साइज है, स्टैक की एक साइज होती है, फंक्शन स्टैक्स की एक साइज होती है, उससे ज़्यादा बार अगर फंक्शंस को कॉल किया जाए तो वो फंक्शंस, वो स्टैक जो होता है वो फुल हो जाता है, और उसके बाद हमको कंपाइलर एक एरर दे देता है। सॉरी, कंपाइलर नहीं, क्योंकि रन टाइम पे आता है ये एरर, जावा वर्चुअल मशीन हमें एक एरर थ्रो कर देगी उस टाइम पे। ठीक है, तो ये आपको मैंने कुछ डिसएडवांटेजेस बता दिए रिकर्शन के, विच बेसिकली आर दी एडवांटेजेस विच कैन बी काउंटेड एज एन एडवांटेजेस ऑफ इटरेशन। सो आप इनमें से कोई भी एक रीजन पकड़ लीजिए और लिख दीजिए वाई इटरेशन। मेरे हिसाब से सबसे आसान चीज है, बिकॉज इटरेशंस आर फास्टर एंड ऑक्यूपाइज लेस मेमोरी। आप ऐसा लिख दीजिए, 1 मार्क्स यू विल गेट फुल 1 मार्क्स। ठीक है, अब हमें आगे जो सॉल्व करना है दैट इज सेक्शन बी, जो 8 मार्क्स का है। इसके अंदर 2 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस हमें दिए गए हैं। 1, ये 1, 2, 3, ये तीसरे वाले क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन हैं बेसिकली, और सब क्वेश्चन है उसमें। सो हम ये चारों क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। इस वीडियो को तो मैं यहीं खत्म कर रहा हूँ। इसी वीडियो के एंड में मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा सेकंड क्वेश्चन, ये सेक्शन बी के लिए। ओके, चलिए, आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को लाइक करें, और जितने लोगों के साथ शेयर कर सकते हो शेयर करें। और सबसे इंपॉर्टेंटली मैं चाहूँगा, जब भी आप लोगों का बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर, जब आपका बोर्ड एग्जाम का पेपर सॉल्व हो जाए,
सॉल्व करने के बाद जैसे ही आप घर पहुंचते हैं, सबसे पहले मुझे कमेंट्स के अंदर अपने एस्टिमेटेड मार्क्स बताइए कि आपको कितने आने वाले हैं, और मैं उसी दिन जैसे ही मेरे हाथ में क्वेश्चन पेपर लगता है, हम बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करके मैं तुरंत आई विल ट्राई टू बी लाइव, बेसिकली मैं लाइव जाने वाला हूँ यूट्यूब के ऊपर उस दिन, जिस दिन मैं लाइव ये पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके आप लोगों को दिखाऊंगा उस पर। ओके, जो बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है वो सॉल्व करेंगे अपन उसी दिन। ओके, सो मेरा सेक्शन बी जो भी है उसको देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए जो लिंक है उसको फॉलो करें। ओके, थैंक यू सो मच।